नमस्कार, मैं हूं आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग हैं 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज में। इस क्रम में आधुनिक भारत के लगभग कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, रिवीजन कर लिए हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमारे कई अन्य चैप्टर विषय के भी लेक्चर्स आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें हमारा बिहार स्पेशल और पॉलिटी की लेक्चर आ रही है। करंट अफेयर की लेक्चर और साइंस की लेक्चर की मैराथन क्लास हम करेंगे लाइव क्लासेस में। आज आपको मैं अनाउंस कर देता हूं आपके सामने कि हम करंट और खास तौर पे बिहार स्पेशल करंट और इंडियन नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, उन सब की करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस चलेंगी और वो लाइव क्लासेस मैराथन होंगी। लगातार पूरी की पूरी 1 साल की कंपाइलेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए। जो नए छात्र हमसे जुड़ रहे हैं वो अपना नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी लेक्चर्स आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज बारी है उस खास चैप्टर की जहां से माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष ने एक नया स्वरूप लिया, एक नया रूप लिया, और वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया, एक नई डायरेक्शन दे दी। लेकिन प्रश्न है यहां पर कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कोई ऐसी राजनीतिक संगठन नहीं थी? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली ऐसी राजनीतिक संगठन थी जिसने स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई शुरू करी? या उसके पहले भी राजनीतिक संगठन हुआ करते थे? और अगर राजनीतिक संगठन उसके पहले हुआ करते थे तो उनके उद्देश्य क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, गोल क्या थे, कहां तक वो सक्सेसफुल रहे हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रवाद में एक नई जान फूकी। लेकिन फिर प्रश्न यह है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ही राष्ट्रवाद ने एक रूप लिया, भारतीय राष्ट्रवाद ने अपना एक स्वरूप ग्रहण किया? या सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही योगदान है भारत की स्वतंत्रता में? कई सारे प्रश्न हैं। इन सब का उत्तर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लाने की कोशिश की जाएगी, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सभी समस्या जो मन में प्रश्न उठते हैं बार बार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को पाने की कोशिश की जाएगी एमसीक्यूज के माध्यम से। हालांकि सही तरीका तो लेक्चर है, लेक्चर सीरीज में सारे प्रश्न के उत्तर एक एक क्रमबद्ध जो है आते हैं, दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एमसीक्यूज के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं तो मेरी कोशिश होगी कि उसके माध्यम से ही कई सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हम सॉल्व करते चले। तो अब हम 1885 के बाद के दौर में इंटर करने वाले हैं, लेकिन अब उसके पहले हम उन राजनीतिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व हुआ करते थे। हाँ, यह बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व भी संगठन थे, राजनीतिक संगठन थे, इनकी स्थापना हुई थी। जैसे जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाएं थी, बॉम्बे एसोसिएशन, पुनः सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ऐसी संगठन थी जो कांग्रेस के पूर्व ही स्थापित हो चुकी थी। लेकिन ये जितनी भी संगठन आप देखेंगे, चाहे वो जमींदारी एसोसिएशन हो, चाहे बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो, चाहे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो, इंडियन लीग हो, इंडियन एसोसिएशन हो, इन सब की जो प्रभाव क्षेत्र है वो सीमित है, लोकल है, स्थानीय है। इनके अपने एक लिमिटेड इनका गोल है, इनका लिमिटेड स्वार्थ है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। इन्होंने अपनी खास पॉलिटिकल अप्रोच बनाकर रखी हुई है, उसी पॉलिटिकल अप्रोच को ये बार बार यूज करते हैं अंग्रेजों के सामने। लेकिन हां, इन संगठनों के कारण भारत में नई राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई।
भारतीय राष्ट्रवाद के जागृत होने में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो होती है उससे एक नए फॉर्म में जो भारतीय राष्ट्रवाद इंडियन नेशनलिज्म तो दिखेगा, उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में। पहले हम उन कारणों पर चर्चा कर ले, फिर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्पत्ति के पीछे, उद्भव के पीछे किन कारकों का हाथ है, कौन से कारक हैं? जब हम देखेंगे, जब उस पर गौर फरमाएंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि अंग्रेजों की वो नीतियां, और वो कैसी नीतियां रही हैं, शोषण करने की नीतियां। ये जो शोषण करने की नीतियां, एक नीतियों ने भारत के लोगों को जगाया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इसमें हमारा जो शिक्षित वर्ग है उसने सबसे बड़ा योगदान दिया है भारतीय लोगों को जागृत करने में। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का जो पूरा का पूरा संरचना है, उसका भेद खोल कर रख दिया सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने, जब धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया। पता ही नहीं था अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमारे साथ। आर्थिक दोहन, हमारे संसाधनों का दोहन, हमारा शोषण किस हद तक कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं था। सर्वप्रथम इसे किसने उजागर किया? ने दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान है, जिसने सबसे पहले धन निर्गमन का सिद्धांत, धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से बताया कि कैसे अंग्रेज हमारे धन का एक तरफा बहाव कर रहे हैं, अर्थात हमारे यहां संसाधनों का दोहन करके सारे लाभ कहां भेजे जा रहे हैं? ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं। सारे लाभ ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं। उस बदले में भारत को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, नील बट्टे सन्नाटा। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का सप्लायर बना दिया है और उनके तैयार माल का बाजार बना दिया। भारतीय वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन वहां से आने वाले वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का कर, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा हुआ है। तो सीधे सीधे ये ब्रिटेन के व्यापार को, ब्रिटेन के पूंजीवाद को आगे बढ़ाने का एक नीति रहा। और अंग्रेज आए थे व्यापारी के रूप में, इनका एक ही मकसद था, वह अधिकतम मुनाफा अर्जित करना। इन्होंने अधिकतम मुनाफा अर्जित किया भारत के लोगों का शोषण करके। जब दादा भाई नौरोजी ने इनके सारे नीतियों को खोल के रख दिया, तब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुली कि अरे ये तो बात सच है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, कितने लोग कमा पाते हैं। पता चला कि भारत की राष्ट्रीय आय तो मात्र 20 रुपए है, मात्र 20 रुपए। बताइए, आज के वक्त में भी हमारा राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम, आप देखेंगे पर प्रति व्यक्ति यदि हम देखें कि किसका कितना कमाई है, तो बहुत बहुत कम है। यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में हमारा बहुत कम राष्ट्रीय आय है, इसलिए हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में अभी भी है। जिस भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक छत्र राज्य हुआ करता था, आर्थिक शोषण की नीतियों ने, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, उसने भारत को विश्व बाजार से अलग थलग कर दिया। यहां की हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया, यहां की कृषि को नष्ट कर दिया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया। इन सबको इसने सबसे सर्वप्रथम कोशिश करी कि इन सब की नीतियों का उजागर किया जाए, नीतियों को उजागर किया जाए, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद से दूसरे भी कई सारे, महादेव गोविंद रानडे ने भी आगे चल के इस चीज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आरसी दत्ता ने, कई सारे ऐसे शिक्षित वर्ग निकल के आएंगे। शिक्षित वर्ग, ये शिक्षित वर्ग कौन शिक्षित वर्ग है? ये वो शिक्षित वर्ग है जो अंग्रेजों की जो शैक्षणिक पद्धति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां से निकल के आई है। जिसने रूसो, जिसने वाल्टेयर, जिसने जेम्स मिल, इनकी नीतियों को पढ़ा है, इनके
सिद्धांतों को, इनके फिलॉसफी को पढ़ा है, स्वतंत्रता के मायने समझे हैं, यूरोपियन लोकतंत्र के मायने समझे हैं, इक्वालिटी समानता के मायने समझे हैं, और जब ये समझ रहे हैं चीज़ों को तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं यूरोप से और इंडिया की जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उनके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। देख रहे हैं इंडिया में तो ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। तो जो ये शिक्षित क्लास, एडुकेटेड क्लास है, इसने भी इंडियन नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। और ये शिक्षित क्लास कौन सी शिक्षित क्लास है? जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया हुआ है। 1830 के दशक में यंग बंगाल मूवमेंट चलता है। विवियन रेजियो ने बंगाल के नवयुवकों में राष्ट्रवाद की एक नई भावना फूंक दी। वहां पर बंगाल राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों में राष्ट्रवाद की एक नई प्रबल भावना जागृत हो रखी है। क्यों? क्योंकि वो यूरोपियन एडुकेशन की प्राप्ति जब करते हैं, जब रूसो के विचार पढ़ते हैं, जब वाल्टियर के विचार पढ़ते हैं, जब जेम्स मिल के विचार पढ़ते हैं, जब बर्क के विचार पढ़ते हैं, उन तो कंपैरिजन करते हैं ना वो, कि भारत की पॉलिटिकल सिस्टम और यूरोप की, ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम में कितना डिफरेंस है। जब देखते हैं कि ब्रिटेन में रूल करते हैं तो अपने लोगों को कौन से राइट्स देते हैं, और हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। ये एडुकेटेड क्लास न्यूज़पेपर के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पब्लिशिंग के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक अपने विचारों को पहुंचाएंगे। समाचार पत्रों के माध्यम से कई सारी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र निकलने शुरू हो गए। यही शिक्षित वर्गों ने निकालना शुरू किया। जैसे सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय मामलों को अंग्रेजों के समक्ष रखा, भारतीय शिकायतों को अंग्रेजों के समक्ष रखा, अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया भारतीय शिकायतों पर, भारतीय लोगों पर। यही वो व्यक्ति है जो प्रेस की स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं, जो स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं, जो भारत की प्रशासन में भारतीयों को लाने की बात करते हैं, हायर पोस्ट पे भारतीयों को चूज करने की बात करते हैं कि भारतीय भी आने चाहिए उच्च पदों पर भारतीय प्रशासन में। अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को उठाने का कार्य करते हैं जो चुभता है अंग्रेजों को। ये पश्चिमी विचारों से बहुत प्रभावित है और वो चाहते हैं कि अंग्रेज भी उन विचारों को यहाँ पर लागू करे। तो ये शिक्षित वर्ग ने प्रेस की माध्यम से, जो स्थानीय भाषाओं में सैकड़ों ऐसी पत्रिकाएं और समाचार पत्र छपनी शुरू हुई जो स्थानीय भाषाओं में थी, क्योंकि स्थानीय भाषाओं तक में ही लोगों तक, जन जन तक विचार, बातें पहुंचाई जा सकती थी, सरकार की नीतियों के बारे में बताई जा सकती थी, सरकार का आलोचना किया जा सकता था, सरकार के विचारों को, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा जा सकता था। और यही कारण है कि समय समय पर अलग अलग गवर्नर जनरल ने कोशिश किया है प्रेस पर सेंसर करने की, प्रेस को सेंसर करने की, सेंसरशिप लागू करने की। ठीक है, पहला हमने देखा कि आर्थिक नीतियों ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, शिक्षित वर्ग के आंदोलन ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, शिक्षित वर्ग ने मांग करनी शुरू करी। आपकी प्रेस के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक लिखी और उसमें अंग्रेजों की नीतियों का जम के आलोचना की। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह को कथानक बना करके, प्लॉट बना करके उन्होंने अंग्रेज की नीतियों को उजागर करने की कोशिश करी। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा, राष्ट्रवाद की भावना से होत-प्रोत ये पत्रिका थी जो अंग्रेजों की नीतियों का जम के आलोचना करती थी। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की वो एडुकेशन सिस्टम नहीं लाई गई होती अंग्रेजों द्वारा, तो हमारे लोग, हमारे महापुरुष उन शिक्षित वर्गों में शामिल नहीं होते और फिर वहां से जो है वो राष्ट्रवाद की जो प्रबल भावना है जागृत करने में उनका योगदान नहीं दिखता। एडुकेशन सिस्टम ने कमाल का रोल किया।
इसके अतिरिक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पहले क्या था ना कि एरिया वाइज अलग अलग सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजघराने थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे, अपने अपनी तरह की नीतियों को वो लागू करने का कार्य करते थे। तो यहां से हम देखेंगे कि अब एक समान पॉलिटिकल सिस्टम है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक समान पॉलिटिकल सिस्टम लागू किया गया, एक समान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू किया गया, एक समान जुडिशियरी सिस्टम को लागू किया गया, है ना। तो इंटीग्रेशन किया गया, इंटीग्रेट हो गया भारत, एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया अंग्रेजों ने, और इस कार्य ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने का कार्य किया है। इस प्रकार हम भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर पूरा 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का लेक्चर किया जा सकता है, लेकिन अभी हम प्रश्न के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम क्या देखेंगे, इस सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास कब से शुरू हुआ। राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास कब से शुरू हुआ, ताकि राजनीतिक संगठन के बैनर तले हम अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड्स को रख सकते थे। एक इंडिविजुअल कोई डिमांड रखे और एक संगठन डिमांड रखे, दोनों के बीच अंतर होता है। संगठन की बातों में ज्यादा गंभीरता होती है, ज्यादा जो है एक तरह से प्रभाव होता है, अंग्रेज उस पर ध्यान देते। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, और एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहा है, दोनों के बीच अंतर है। तो सर्वप्रथम ये राजनीतिक संगठन की स्थापना कब से शुरू हुई, और उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन के माध्यम से पहुंचेंगे कांग्रेस की तरफ, और फिर कांग्रेस वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा शुरू हो जाएगा, वो वाली पार्ट हम देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ ये है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा सा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838। विच ऑफ द फॉलोइंग, 1838 में भारत में स्थापित राजनीतिक संगठन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। 1838 में, 1838 अर्थात कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही भारत की राजनीतिक संगठनों का निर्माण होना शुरू हो चुका था। मैंने पहले भी बताया कि राजा राम मोहन राय वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों की मांग की। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले राजनीतिक सुधारों की मांग की, प्रशासनिक सुधारों की मांग की। इन्होंने अंग्रेजों के सामने उन विचारों को रखा जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे, पश्चिमी विचारों से प्रभावित रहे। इन्होंने सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की। इन्होंने सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की। इन्होंने प्रशासन में भारतीयों को उच्च पदों पर रखने की मांग की, प्रशासन में भारतीयों को समाहित करने की मांग की, भारतीयों की भागीदारी की मांग की, अपने हक की बात की इन्होंने सबसे पहले। इनके समाचार पत्र कौन से थे, इनके समाचार पत्र जो है संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, या ब्राह्मणिकल मैगजीन की सहायता से, जो इंग्लिश में छपती थी, इसकी सहायता से इन्होंने राजनीतिक मांगों को रखा। और कहा जाता है कि इनके लगातार मांग करने के कारण ही, इनके लॉबिंग करने के कारण ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें थोड़ी सी लिबरल अप्रोच दिखती है अंग्रेजों की, थोड़ी बहुत जो है मांगों की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। तो 1833 के चार्टर एक्ट में कई सारी ऐसी बातें थी जो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ राजा राम मोहन राय के दबाव में वो डाली गई थी। और इनके डेथ के बाद इनके अनुयायियों ने पहला राजनीतिक संगठन की स्थापना की। हालांकि ये पूर्ण रूपेण एक स्वरूप नहीं ले सका था, लेकिन 1836 में पहली बार राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने बंग भाषा प्रकाशक नामक संगठन की स्थापना की। तत्पश्चात पहला राजनीतिक संगठन स्थापित करने का जो प्रयास हुआ
वो 1838 में हुआ। और ये जो संगठन है वो जमींदारों का एक संगठन था, जो जमींदारों के हितों को बचाने के लिए था। जमींदारों के हितों को, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए इस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। और इस राजनीतिक संगठन की स्थापना की 1838 में। 1838 में प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। और ये प्रथम राजनीतिक संगठन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। जमींदारों के हितों की रक्षा करना। हितों की रक्षा करना। अर्थात इसमें जो भी सदस्य थे वो किसी ना किसी क्षेत्र के जमींदार हुआ करते थे। तो उद्देश्य, तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक में सर्वप्रमुख जिन्होंने सबसे पहले कदम उठाया इसको स्थापित करने का, वो थे द्वारिकानाथ टैगोर। और शायद द्वारिकानाथ टैगोर का नाम आप पहले भी जानते हैं। ब्रह्म समाज का कमान इन्होंने संभाला है। राजा राम मोहन राय के पश्चात द्वारिकानाथ टैगोर वही है वो व्यक्ति, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह जमींदार थे। तो द्वारिकानाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। ये जो संगठन है इसका नाम क्या था? इस संगठन का क्या नाम था? इस संगठन का नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन, या इंग्लिश में कहते थे इसको लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये उनका समाज था जो लैंड होल्ड करते हैं, अर्थात जमींदार है। ठीक है। तो इनका संबंध, इस लैंड होल्डर सोसाइटी का संबंध ब्रिटेन के एक संगठन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी था। इसका संबंध ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी था, जो 1839 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1839 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? लंदन में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कहां पर स्थापित किया गया था? लंदन में स्थापित किया गया था। और इससे भी यह संबंध रखता था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके जो सचिव थे, सेक्रेटरी, भारत के भारतीय सचिव जो थे, भारतीय सचिव वो थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। क्या थे? प्रसन्न कुमार। कॉपी में नोट डाउन करो। और जो अंग्रेज सचिव थे वो अंग्रेज सचिव थे विलियम कार्बी। विलियम कार्बी। तो इस तरह से भारतीय सचिव भी थे और अंग्रेज सचिव भी। ठीक है। हालांकि ये संगठन बहुत दिन तक एक्टिव नहीं रह पाएगा। इसके कंपटीशन में एक और संगठन की स्थापना की जाएगी, वो देखेंगे। तो प्रथम संगठन 1838 में स्थापित किया गया। ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। भारतीय सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। अंग्रेज सचिव थे विलियम कार्बी। और इस संगठन का नाम था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। और ये जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो लंदन में स्थापित एक संगठन थी जमींदारों की, उनसे भी ये संबंध रखते थे। ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का एक जो शाखा है, एक जो ब्रांच है, 1843 में खुलेगी कलकत्ता में। याद रखिएगा, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का एक ब्रांच है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो स्थापित की गई थी कब? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो 1839 में ही स्थापित की गई थी। इसका एक ब्रांच खोला जाएगा। कहां पे? कलकत्ता में। और इसका नाम रहेगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इसको भारत में स्थापित करने वाले फाउंडर जो हैं, संस्थापक जो हैं, वो थे जॉर्ज थॉमसन। कौन थे?
जॉर्ज थॉमसन थे संस्थापक, और इसके सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र। अब प्यारी शब्द से आप मत समझिए कोई लड़की है या औरत है, ये मर्द ही है ना। तो प्यारी चंद्र मित्र जो है इसके सचिव हैं, और इस संगठन का उद्देश्य था किसानों के हितों की रक्षा करना, दूसरा जमींदारों की असलियत को उजागर करना। प्यारी चंद्र मित्र जो है हमेशा से जमींदारों की आलोचना करते रहे, जमींदारों के और किसानों के हितों को अंग्रेजों के सामने रखते रहे कि देखिए किसानों की क्या स्थिति है, दुर्दशा है। अंग्रेजों के सामने किसानों का पक्ष रखते रहे ये, ठीक है। तो एक तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन कब स्थापित होगा? 1843 में। कब स्थापित होगा बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? 1843 में स्थापित की जाएगी। पहला राजनीतिक संगठन कब स्थापित किया जाएगा? 1838 में स्थापित किया जाएगा। चले तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1838। अभी आंसर मिल चुका है। 1838 में भारत में स्थापित राजनीतिक संगठन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन पहला ए है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सेटर एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। आंसर आपके सामने है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन जो है 1838 में स्थापित है ना। चलिए तो जमींदारी एसोसिएशन हमारा आंसर है। डी नंबर पे चलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा सही आंसर है, जमींदारी एसोसिएशन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, तो अगला प्रश्न कुछ यूं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोटेस्ट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म? राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारत को लोगों को जगाने वाले व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने पहली बार भारतीय प्रशासन, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार की मांग की। इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। स्वतंत्रता के विचारों से बड़े प्रभावित हैं ये, समानता के विचारों से बहुत प्रभावित है, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित है ये। विदेशों में होने वाले सुधारों में जश्न मनाते हैं। 1821 में स्पेन में पहली बार वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की जाती है, तो उसका उन्होंने जश्न मनाया, भारत में भोज दिया। तो ये स्वतंत्रता के विचारों से बहुत प्रभावित है। इन्होंने भारतीय मांगों को रखा अंग्रेजों के सामने में। तो पहली बार सुधारों की मांग करने वाले व्यक्ति कौन है? पहली बार जो सुधारों की मांग करने वाले व्यक्ति हैं वो है हमारे ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं, राजा राम मोहन राय। यस, दिस इज करेक्ट आंसर, राजा राम। हालांकि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और हमारे बाल गंगाधर तिलक भी उन नेताओं में से रहे हैं, उन लीडर्स में से रहे हैं जिन्होंने भारतीय मांगों को जम के रखा। बाल गंगाधर तिलक तो उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। ये तो कहते हैं कि जब हक ना मिले तो छीन लो। इन्होंने बोला कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। ये विरोध प्रदर्शन करते थे, ये बहिष्कार में बिलीव रखते थे, ये अंग्रेजों को नाको चने चबाने में बिलीव रखते थे। तो इन्होंने भी, ये सारे लोग अपने अपने तरीके से भारत की सेवा कर रहे हैं, भारतीय लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन है? राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, प्यारी चंद्र मित्र वॉज सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन की सचिव थी नहीं था, है ना, थे। किस संगठन के सचिव थे?
तो पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरा है इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। देखिए जी, अभी अभी मैंने बताया है, वैसे भूमि धारक समाज जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, नहीं, जमींदारी एसोसिएशन। और जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1838 में। इंडियन लीग जो है 1875 में स्थापित किया जाता है, और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक शिशिर कुमार घोष द्वारा, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में स्थापित किया जाता है, भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जागृत करने के लिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाएगी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना की जाएगी 1843 में, ठीक है। इसके सचिव हैं प्यारी चंद्र मित्र, यही तो है हमारे प्यारी चंद्र और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई है? लंदन में स्थापित की गई है ये 1839 में। कब की गई है? 1839 में एडम्स द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई है ये? एडम्स। तो हमारा आंसर मिल गया। प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन की सचिव थे? तो ऑप्शन नंबर डी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के ये सचिव रहे हैं और ये किसानों के हितों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, उनके अधिकारों की मांग करते रहे हैं और जमींदारों का जो है हकीकत उजागर करते रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक संगठन नहीं चलेगा। 46 में आते आते 1843 में इसकी स्थापना की जाएगी और 1846 तक आते आते जो है ये संगठन मृतप्राय हो जाएगा, इसमें इसकी जान खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देख ले जरा सा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द मद्रास महाजन सभा एस्टैब्लिश्ड? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? अब जितने भी अब संगठन देख रहे हैं, जैसे आपने बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देखा या जमींदारी एसोसिएशन देखा या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आप देखेंगे, बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनेगा, ये सारे संगठन कहाँ तक सीमित हैं? सिर्फ बंगाल तक सीमित है। अर्थात ये सारे संगठन सिर्फ बंगाल के हितों की रक्षा कर रहे हैं, बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पे ये संगठन नहीं है। और इन्हीं से प्रभावित होकर के बॉम्बे में भी राजनीतिक संगठन की स्थापना होगी और मद्रास में भी राजनीतिक संगठन की स्थापना होगी। और यही 3 जगह के राजनीतिक संगठन प्रमुख रूप से हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त यही 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, यही 3 जो है मेन सेंटर हुआ करती थी अंग्रेजों की। बाकी जगह तो फैक्ट्रीज और जो है एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, लेकिन ये 3 प्रेसिडेंसी सबसे सर्वप्रमुख है। सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स होता था, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था ये तीनों ही स्थान। और खासतौर पे बंगाल तो सबसे बड़ा सर्वप्रमुख स्थान है, क्योंकि यही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल भी था, कलकत्ता। तो जितने भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते थे, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन होते थे, और वो सारे यहीं से होते थे, बंगाल से, कलकत्ता से। वहीं पे गवर्नर जनरल और वायसराय बैठते हैं, तो मांग भी यहीं पे रखी जाती थी और यहीं के राजनीतिक संगठन ज्यादा सक्रिय भी थे। हालांकि मद्रास और बॉम्बे में भी एसोसिएशन की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई है? मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सबसे पहले कौन है ये देखें हम लोग, फिर स्थापना पे भी आ जाएंगे। मद्रास महाजन सभा, ये तो सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई होगी। इसके संस्थापक कौन है? पहले तो है जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर बाद में कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। दूसरा एम वीर राघवाचारी। एम वीर राघवाचारी और फिर आनंद चार्लो। तो ये 3 लोगों के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाएगी। इसमें एम वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू ये दोनों ही सचिव बनेंगे। क्या बनेंगे? सचिव बनेंगे। ठीक है,
तो इसकी स्थापना कब की जाएगी? इसकी स्थापना 1884 में की जाएगी, 1884 में। हालांकि इसका जो है एग्जिस्टेंस बहुत कम समय तक रहेगा। 1885 में जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होगी, ये सारे के सारे जो क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है, क्योंकि ये क्षेत्रीय ही राजनीतिक संगठन कहेंगे क्योंकि ये क्षेत्रवार जो है इनके प्रभाव सीमित रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन सारे जो है उनका विलय कांग्रेस में हो गया है। और इस प्रकार से कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पे एक पहली संगठन बनेगी, है ना। इसके पहले जो भी राजनीतिक संगठन रहेंगी वो सब लोकल लेवल के हैं, एक उनकी सीमित प्रभाव वाली क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? 1884 में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड अ पिटीशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1875 डिमांडिंग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की? हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के जाते हैं, जैसे 2024 में आ ही रही है चुनाव, और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और इलेक्शन में फाइट करते हैं वो, और जो जीत के आते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट आएगी 272 से ऊपर, वो जो है सरकार बनाती है। और लोकसभा में आए हुए सीट के आधार पे ही सरकार बनती है, राज्यसभा में आए हुए सीट के आधार पे सरकार नहीं बनती है। तो क्योंकि वहाँ वो जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं वो जनता का प्रतिनिधि हैं, जबकि राज्यसभा के प्रतिनिधि राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही तो फेडरलिज्म है। निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इन्होंने 1875 में, ये जो संगठन है वो 1875 में जो ब्रिटिश संसद है उसके हाउस ऑफ कॉमन्स में डायरेक्ट इलेक्शन की मांग की है। डायरेक्ट इलेक्शन से के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने चाहिए, और उसमें भारतीयों की भागीदारी ज़्यादा सुनिश्चित होगी। इस तरह से भारतीय चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से चुन के वो जो है जो विधान परिषद है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें वो चुन के जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या पूना सार्वजनिक सभा, यह स्थापना, ये जो है संगठन जो है वो उसकी स्थापना 1870 में हुई है, 1870 में हुई है। और इसके संस्थापक में महादेव गोविंद रानाडे, महान समाज सुधारक में से एक महादेव गोविंद रानाडे, जिनको पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है, साथ ही साथ जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, जीवी जोशी साहब भी इसके संस्थापक हैं। तो ये दोनों व्यक्तियों ने मिलके इस संगठन की स्थापना की है, और ये संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। इस पूना सार्वजनिक सभा ने न सिर्फ ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये किस किस चीज़ों के लिए पर्पज से बनाई गई थी? ये प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार क्या होता है? जैसे मान लो कि भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को समाहित करने की कोशिश करना, इन्हीं की मांग करना। इसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म जैसे ये तो क्या, जैसे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करना, डायरेक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन की मांग करना, और कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की मांग करना। पॉलिटिकल रिफॉर्म का डिमांड है कि भाई पॉलिटिकली रिफॉर्म करो, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म करो, है ना। राजनीतिक जो है सुधार की मांग करना। और तीसरा, इन्होंने सोशल रिफॉर्म भी किया है, सामाजिक सुधार भी किया है। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा ने महिलाओं के हक के लिए काफी लड़ाई लड़ी है, विधवाओं के हक के लिए काफी लड़ाई लड़ी है ना। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी ही पंडिता रमाबाई रानाडे ने कई सारे ऐसे संगठन की स्थापना की जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती थी, खासतौर पे विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रही हैं। चाहे वो पूना में विडो होम की स्थापना, विधवा आश्रम की स्थापना करना हो, या शारदा सदन की स्थापना करना हो, है ना। तो इन्होंने हमें हर वक्त जो है विधवाओं की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। तो इनका योगदान समाज सुधार में भी काफी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा कि कौन सा 1875 में ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की हाउस ऑफ कॉमन्स में? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पूना सार्वजनिक सभा ने अपनी डिमांड्स प्रस्तुत करी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिफोर द नेशनल इंडियन कांग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण संगठन था? मतलब कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन जिसका प्रभाव काफी हद तक रहा। हालांकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने करी थी लंदन में, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल एसोसिएशन, यंग बंगाल मूवमेंट जो विवियन डेरेजियो का मूवमेंट था, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ये चारों ही संगठन हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो जिसको हम कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन कह सकते हैं प्रभाव के मामले में, ये था इंडियन एसोसिएशन। कौन सा था? 4th नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या इसको सिर्फ इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सिर्फ इंडियन एसोसिएशन भी हम कह सकते हैं, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हैं। और इसकी स्थापना 1876 में दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी। एक व्यक्ति थे इनका नाम था आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। और दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईसीएस परीक्षा पास की थी, और आईसीएस परीक्षा पास की थी 1869 में। 1869 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और असम में नियुक्त हुए थे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण 1874 में वहां पे डिप्टी कलेक्टर थे असम के किसी क्षेत्र के। 1874 में इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद से ये जो है समाज सुधार और राजनीतिक सुधारों के तरफ अग्रसर हो गए और राजनीतिक संगठन का निर्माण करेंगे। तो 1875 में ये सर्वप्रथम जुड़ेंगे आनंद मोहन बोस की जो है संगठन है कलकत्ता स्टूडेंट लीग, उससे जुड़ेंगे, और उसके बाद तुरंत अगले ही साल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले महत्वपूर्ण संगठन रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसी इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले, अब याद रखना है, इसी इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन की जाएगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। एक पहले 1883 में और दूसरा 1885 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है सम्मेलन की जाएगी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और यही कारण है कि 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चल रहा था सम्मेलन, उसके कारण 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं रहे क्योंकि वो अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे थे। हालांकि अगले ही साल वो जुड़ेंगे उस संगठन से, इस इंडियन एसोसिएशन को पूरी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला लिया जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1839 में यह स्थापित की जाएगी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में ही स्थापित की जाएगी, और बाद में इसका एक ब्रांच बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापित की जाएगी बंगाल में, कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता नहीं, ये गलत है क्योंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यह हमारा आंसर होगा कि जो नहीं करेक्टली होगा वही सही होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की जाएगी दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन इसकी भी स्थापना लंदन में की जाएगी, तो ये सही है। ये तो सुमिलित नहीं वाला हमको आंसर चाहिए, ये होगा नहीं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बॉम्बे में नहीं की जाएगी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बॉम्बे में नहीं की जाएगी, ये 1876 में कलकत्ता में की जाएगी। तो हमारे पास क्या गलत आ गया? हमारे पास हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है बी और ऑप्शन नंबर डी,
ये गलत है तो हम जाएंगे उपरोक्त निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुने। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोट्स। तो हमारे पास 2 और 4 ये गलत है ना। 2 और 4 कहाँ पे है? 2 और 4 डी नंबर है, 2 and 4 ओनली, है ना। एक तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है लंदन में, सॉरी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुआ है, कलकत्ता में नहीं, तो ये गलत है। और डी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई है, बॉम्बे में नहीं। 2 और 4 हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन डी 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, क्या है? which one of the following Indian leaders was dismissed from the Indian civil service by the British government? ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे बर्खास्त किया गया था सरकार नौकरी से? तो अभी अभी इसकी चर्चा हुई है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था? इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया था एक मात्र छोटी गलती के कारण। 1869 में इन्होंने एग्जाम पास किया था, 1874 में इनको निकाल दिया गया। ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बी हमारा करेक्ट आंसर है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब अगर ये पूछ दे कि प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास किया था, तो प्रथम व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी, ठीक है ना, 1863 में। ठीक है, याद रहेगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस परीक्षा पास किए, लेकिन उसके बाद इनको बर्खास्त भी कर दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 8 नंबर प्रश्न के बाद 9 नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विच मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादाभाई नौरोजी ने करी है। लंदन इंडियन सोसाइटी नहीं। भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी, इस नाम का कोई संगठन था नहीं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी इसकी बात चल रही थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, यही तो वो सम्मेलन, यही तो वो था जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। यही तो वो सम्मेलन था जो पहली बार 1883 में हुआ था और फिर दूसरी बार 1885 में हुआ था। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इधर कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी, और उधर बॉम्बे में इसी वक्त में इंडियन नेशनल यूनियन, जो बाद में चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदल गई, उसी दौरान उसी बैठक में दादाभाई नौरोजी के सुझाव से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना चल रही थी। इसके कारण से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस संगठन के कांग्रेस की स्थापना दिवस में शामिल नहीं होते। तो ये संगठन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित जो संगठन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व का संगठन है। वो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। चलते अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देख, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? अच्छा, अभी बात हो गई इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई कब? 1876 में, है ना। ये छात्रों के बीच में बहुत फेमस संगठन था। एक तरह से मान लो कि ये छात्रों के बीच इतनी लोकप्रिय थी, ये छात्र संगठन के तौर पे फेमस हो गया। छात्र इससे बहुत जुड़े। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक क्या है? आनंद मोहन बोस। यदि आनंद मोहन बोस का नाम याद होगा तो ये इन्होंने एक और संगठन की स्थापना करी है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आनंद मोहन बोस ने कौन से समाज की स्थापना की है। इस समाज की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन होंगे? अब इसके ऑप्शन में आइए। दादाभाई नौरोजी नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे, एओ ह्यूम नहीं होंगे। ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते। ओ मेरे दिल के चैन
नाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के कौन सा मैच करेक्ट है, कौन सा मैच इनकरेक्ट है। और इसमें तो ये भी आ सकता है कि पूरा का पूरा ही मैच करिए कि ए किसके साथ मिल रहा है, बी किसके साथ मिल रहा है, सी किसके साथ मिल रहा है, डी किसके साथ मिल रहा है। तो मैच वाली क्वेश्चंस में पैटर्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। पिछले 68वीं के एग्जाम में कई सारे प्रश्न मैच दी फॉलोइंग से थे, इसीलिए मैच वाले क्वेश्चंस पे आप विशेष फोकस रखेंगे। अब इसमें प्रश्न पूछ दिया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई है, क्या यह सुमेलित है? हाँ, ये सुमेलित है। लेकिन हमें प्रश्न खोजना है, हमें आंसर खोजना है जो सुमेलित नहीं है, जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो खोजना है। तो ये तो मैच्ड है, तो ये आंसर नहीं होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रभावित होकर के बॉम्बे में भी खोली जाएगी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि सुमेलित है, तो आंसर नहीं होगा। ब्रिटेन की एशियाटिक सोसाइटी, ये भी सही है, 1823 में ही इसकी स्थापना की जाएगी, तो ये भी सही है, ब्रिटेन की एशियाटिक सोसाइटी। और ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बंगाल की लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना जो है यही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये 1838 में स्थापित की गई थी, तो हमारा डी आंसर होगा क्योंकि आंसर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? पहला ऑप्शन है प्रशासनिक कर्मचारी, सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर, सैन्य कमांडर। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक ब्रिटिश, अंग्रेज नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ब्रिटिश, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और भारत में एक प्रशासनिक से एक सिविल सर्वेंट है, इन आईसीएस परीक्षा पास करके ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और तो आंसर मेरा सबसे पहले तो हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रशासनिक सेवक या प्रशासनिक कर्मचारी या सिविल सर्वेंट। क्लियर है? आंसर हो गया। अब ये व्यक्ति कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? आपको पता होगा कौन है भाई? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम सेफ्टी बल्ब थ्योरी के तहत माना जाता है, एक सेफ्टी बल्ब थ्योरी है जिसके तहत माना जाता है कि जानबूझ के एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी क्योंकि उसके पहले के जो राजनीतिक संगठन है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे धीरे धीरे अपनी मांगों को लेकर के, अपनी सुधार की मांगों को लेकर के। तो भारतीय लोगों के गुस्से को एक तरह से, भारतीय लोगों का गुस्सा अचानक से ना निकल जाए, ये भी एक थ्योरी दी जाती है कि इंटेल्स जो है, जो उनके सूचना है, अंदरूनी सूचना है, जो गुप्तचरों ने जो सूचना दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी, कि बहुत जल्दी 1857 की क्रांति की जैसी ही कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, तो लोगों का गुस्सा अचानक से फूट पड़ेगा और फिर से 1857 की क्रांति जैसी क्रांति होगी। और इस प्रकार की कोई फिर से क्रांति अंग्रेजों के लिए सहना कठिन थी क्योंकि उनको पता था कि अगर इस प्रकार की क्रांति दोबारा होती है तो अब ये लोग दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराएंगे। एक ऑलरेडी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हो रखी है, इनके बहुत सारे लीडर्स जो है निकल के आ चुके हैं और बहुत काबिल लीडर है, तो अगर इस प्रकार का कोई अगर ऐसा घटना होता है तो वो संभाले नहीं संभलेगा। तो क्यों ना ऐसी संगठन का निर्माण किया जाए जो संगठन लोगों के गुस्से को निकालने का एक जरिया बने, एक ब्रेकर बने, लोगों के गुस्से का एक ब्रेकर बने, जहां पे आके लोगों का गुस्सों में जो एग्रेशन में है, जो आक्रामक रवैया, उसमें एक ठहराव आ जाए और वहां से धीरे धीरे उनका जो है डिमांड जो है निकल के आए। अचानक से जो है एक्टिव और एग्रेसिव जो है डिमांड्स ना हो, एक पोलाइट बिहेवियर में वो डिमांड करना सीखें, तो एक तरह से गुस्से को निकालने का एक जरिया हो जाएगा वो, जिसको सेफ्टी बल्ब थ्योरी के तहत माना गया कि जानबूझ के अंग्रेजों ने, और कई बार ये भी कहा जाता है, जैसे लाला लाजपत राय ने ही बोला कि
ये जो राजनीतिक संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन कौन था? डफरिन उस समय का भारत का वायसराय था। तो ये कहा यह जाता है कि एओ ह्यूम कई बार डफरिन से मिलते हैं और अपनी आइडियाज और अपनी आगे की डेवलपमेंट को बताते हैं, प्रोग्राम्स को बताते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये कहा जाता है कि उसमें डफरिन की मंजूरी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में डफरिन का बहुत बड़ा रोल था। तो ये डफरिन के दिमाग की उपज है। तो एओ ह्यूम यहाँ भी, और फिर उसके बाद वो एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के पूर्व लंदन भी जाते हैं और पहले के गवर्नर जनरलों से बात करते हैं, डलहौजी से बात करते हैं, ऑकलैंड से बात करते हैं और कई सारे लोगों से बात करके, और तब कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हाँ, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि इसमें कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम देख सकते हैं, लेकिन अब ये बात मान लें कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। बाद में इसमें भारतीय, इनके साथ भारतीय लोग जुड़ेंगे और एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हो गए और ये मरते वक्त तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, सॉरी, Where was the first session of the Indian National Congress held? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहले होना था पुणे में। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे प्रस्तावित था? प्रस्तावित था पुणे में होगा, प्रस्तावित था पुणे। लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था, प्लेग की बीमारी, और उस समय प्लेग है या ऐसी बीमारी हुआ करती थी कि जिससे पूरा का पूरा एरिया साफ हो जाता था। बीमारी कोई इस समय का इलाज नहीं है ना। बाद में चल के पेनिसिलिन ये सब आया तो सब बीमारी में पेनिसिलिन 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 ऐसे ही दिया जाता था। ठीक है, और उसके लिए भी डॉक्टर से अप्रूवल जरूरी था। आज के समय में देखिए कितनी सारी मेडिकल शॉप्स खुल गई हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे मेडिकल शॉप्स की लाइसेंस इलीगल हैं, क्योंकि वो जो बंदा बैठता है ना काउंटर पे, उसको खुद ही नहीं पता होता है कि क्या दवा दी जानी चाहिए और खुद ही दवा डॉक्टर बन बैठा है। कोई आके सर दर्द कर रहा है तो ये ले लीजिए, जो है पेट में दर्द है ये ले लीजिए, गैस बहुत बन रहा है ये ले लीजिए, खुद ही डॉक्टर बने फिर रहा है। और जब बीमारी गड़बड़ होगी तो फिर डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, है ना। तो लोग भी तो डॉक्टर बन जाते हैं। लोग तो ऐसे ही, हम आप जो है क्या करते हैं, सर दर्द, अरे बुखार हो गया, डोलो खा लो, डोलो 500 खा लो, डोलो 650 खा लो। तो बुखार और सर्दी हो गया, कॉमी फ्लेम खा लो, सीना रेस्ट खा लो, सुमो कोल्ड खा लो। अरे भाई, खुद डॉक्टर नहीं बनो, जाके डॉक्टर को दिखा भी लेना चाहिए, है ना। तो बीमारी बिगड़ सकती है। अब यहाँ पर पुणे में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग फैले होने के कारण जो है यहाँ पे प्रस्तावित जो बैठक था उसका जगह बदल दिया गया और पुणे से ये स्थानांतरित कर दिया गया बम्बई। और बम्बई में ग्वालिया टैंक, बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में यह जो है पहला सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सेशन, पहला अधिवेशन बुलाया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने, वो प्रथम अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र चैटर्जी, WC। ठीक है, व्योमेश चंद्र चैटर्जी बने और इसमें कुल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितने व्यक्तियों ने? 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। जिसमें पूछा जाए कि बिहार से कितने लोग थे, बिहार से 0 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मतलब एक भी व्यक्तियों ने बिहार से भाग नहीं लिया है। प्रथम अधिवेशन होता है कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। अब प्रश्न, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? पहला कांग्रेस कहाँ पे, पहला सेशन कहाँ पे हुआ? तो आंसर हमारा सी है, मुंबई। मुंबई में पहला अधिवेशन आयोजित की जाती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें लाला लाजपत राय ने भी भाग नहीं लिया, इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी भाग नहीं लिया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने तो कही 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त नाम के एक नेता है, उन्होंने तो 3 दिन का तमाशा, साल भर में 3 दिन ये लोग जमा होते हैं। और लाला लाजपत राय ने कहा कि साल भर में 3 दिन मिलो और मेढक की तरह टर्राते रहो, टर 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 टर। तो कुछ होने जाने को है।
और राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते रहो, वो भी पढ़ेंगे। नरमपंथी गरमपंथी में आएंगे तो देखेंगे। अभी तो ये देख रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलो, कौन कब स्थापित होता है इसको देखे जरा सा। बॉम्बे एसोसिएशन स्थापित की जाती है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852 में। इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। मद्रास महाजन सभा 1884 में एम.वी. राघवाचारी, आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन स्थापित की जाती है 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा। और इंडियन लीग स्थापित की जाती है 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। तो पहले हो जाना है आपका 1, पहले क्या हो जाना है, अगर हम सजाएं तो पहले हो जाएगा 1 1852 में। दूसरा हो जाएगा 1875 में 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, उसके बाद हो जाएगा 3 और तब हो जाएगा 2। कहां पे है 1432, 1432। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1432 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1432 हमारा पहला स्थापना किसका है, बॉम्बे एसोसिएशन का। ये प्रभावित है किससे, जो 1851 में स्थापित था बंगाल इंडियन एसोसिएशन जो स्थापित किया गया था, वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो स्थापित किया गया था, उससे बहुत प्रभावित है। और उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की 1852 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित की गई। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित की गई। इंडियन लीग 1875 में स्थापित की गई। जब इसको अरेंज करते हैं हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले कौन फिर बाद में कौन, तो हमें निकल के आता है हमारे सामने 1432, ठीक है। चलिए आंसर आते हैं। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वाइसरॉय कौन था। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके ही दिमाग की उपज थी। और ये शुरुआत में कांग्रेस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना में इनका जो है हाँ होता है, रजामंदी होता है, क्योंकि बिना इनके रजामंदी के अखिल भारतीय स्तर पर किसी राजनीतिक संगठन का निर्माण करना टेढ़ी खीर थी। एओयू जानते थे कि जब तक शासन का मंजूरी नहीं मिलेगा इतने स्तर पे अगर कोई बड़ी संगठन का निर्माण करते हैं तो ये बैन हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इसका काम का एरिया बढ़ेगा, इसका जो है क्षेत्राधिकार बढ़ेगा, इसके जो एक्सपेंशन होंगे, तब जाकर के बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अंग्रेजों के आंखों में खटक सकते हैं हम। तो पहले से ही इनकी मंजूरी ले लो। तो डफरिन को अपनी तरह से कन्विंस किया कि देखिए जी, ऐसा संगठन बना रहे हैं ना कि जो है लोगों के गुस्से को दबा के रखेगा, अचानक से नहीं फूटेगा ज्वालामुखी की तरह, है ना। तो करने दीजिए, इसमें आपका ही फायदा है ना। तो डफरिन इसीलिए कहा था, और कई बार कहा था कि डफरिन के दिमाग का उपज है। आंसर आ गया लॉर्ड रिपन। नहीं होगा, लॉर्ड रिपन नहीं होगा क्योंकि ये 1884 में ही चले जाते हैं, है ना। तो ये 1880 से 84 तक रहते हैं। लॉर्ड लिटन भी नहीं होगा, ये 1876 से 80 के दशक में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती कब है, 1885 में। लॉर्ड कैनिंग ये तो 1856 से 62 तक रहते हैं। लॉर्ड डफरिन रहते हैं 1884 से 88 तक। इसी क्रम में 1885 में क्या स्थापित की जाएगी, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लॉर्ड डफरिन जो है इसके स्थापना के समय में क्या होते हैं, इसके स्थापना के समय में भारत के वायसराय होते हैं। और जो द्वितीय अधिवेशन होगा 1886 में कलकत्ता में, 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होगा, दूसरा अधिवेशन कहां पे होगा, कलकत्ता में। तो इस अधिवेशन में डफरिन ने जितने भी कांग्रेस प्रतिनिधि हैं उनको गार्डन पार्टी दिया। इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पे, इंडिविजुअल स्तर पे इन्होंने गार्डन पार्टी दिया। सरकार की तरफ से नहीं, ब्रिटिश सिस्टम की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल पार्टी दिया इन्होंने। इसमें सारे कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल हुए। बस एक प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ और वो प्रतिनिधि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अधिवेशन में शामिल हुए, प्रथम अधिवेशन में नहीं थे, 85 वाले में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में थे। द्वितीय अधिवेशन में ये अधिवेशन में शामिल होते हैं, लेकिन गार्डन पार्टी में
नहीं जाते हैं, ठीक है। तो डफरिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा है इसको, लेकिन बाद में चल के हम देखेंगे कि 1888 में जो अधिवेशन होगा उसमें कांग्रेस की जम के आलोचना की, क्योंकि कांग्रेस ने अपने डिमांड्स को बढ़ा दिए थे। तो डफरिन को ये महसूस हो गया कि भाई हमने गलत संगठन का साथ दे दिया है ना, क्योंकि अभी डिमांड्स बढ़ा रहे हैं अपनी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ओके, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है वो सचिव रहे, है ना। क्या थे ये सचिव थे। दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और बाद में चल के और भी अधिवेशन के अध्यक्ष बनेंगे। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, ये अध्यक्ष रहे हैं प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन के डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है इनके अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, उधर वाले क्वेश्चन में मैंने चैटर्जी बोल दिया था ना, सॉरी सॉरी, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, चैटर्जी नहीं बैनर्जी, ओके। होता है कभी कभी फ्लो में बैनर्जी चैटर्जी निकल जाता है, मुखर्जी, तो होता है कभी कभी दाएं बाएं निकल जाना, स्वाभाविक है। लेकिन सुधार कर लेना ही इंसान की असली सही इंसान की पहचान होती है। तो सुधार कर लिया हमने। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है हमारे प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? Who was the जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1895? जनरल सेक्रेटरी, सचिव की बात हो रही है, और बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये सचिव अपने मरने तक रहेंगे, है ना। तो कौन थे 1885 में? क्या एओ ह्यूम थे, क्या दादा भाई नौरोजी थे, या डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, या फिरोज शाह मेहता थे? जो इसके संस्थापक हैं एओ ह्यूम, वही इसके सचिव होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? एओ ह्यूम हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? सचिव, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। रोज आप लोगों के सामने कॉफी लेके हाजिर हो जाता हूँ, तो सर कॉफी पीते पीते जो है पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। आप भी जब लेक्चर देखिए तो कुछ चाय बिस्किट पानी वानी लेके बैठिए, आराम से बैठ के लेक्चर देखिए, है ना। लेक्चर में गंभीरता ही दिखेगी आपको, मस्खरापन तो कम ही दिखेगा। मस्खरापन मेरे से होती नहीं है, बाकी टीचर्स की तरह आके जो है नौटंकी करना कैमरे के सामने है ना, वो मस्खरापन मैं, आई एम नॉट कॉमेडियन, और मैं यहाँ पे कॉमेडी करने आया नहीं हूँ, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और आप पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गंभीरता झलकनी चाहिए, लेक्चर में भी गंभीरता झलकनी चाहिए, आप में भी गंभीरता झलकनी चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी के तौर पे आप में यदि गंभीरता नहीं झलकता है तो फिर सरकार की पॉलिसियों को आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते अच्छे से, है ना। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये जो अधिवेशन हुआ, ये तीसरा अधिवेशन, ये जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ। ये जो अधिवेशन हुआ वो 1886 में हुआ, इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। ये जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दी गई। ये जो अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार तमिल में भी भाषण दी गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बहुत बाद में चल के अबुल कलाम आजाद बनेंगे, अबुल कलाम आजाद इस वक्त है नहीं। रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, या बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हमारे प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन हुआ कहां था? मद्रास में। किस साल हुआ था? 1886 में हुआ। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? In 1889, an Indian National Working Committee was established with the objective of securing support for the Congress. Who among the following was the chairman of this that committee? 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से, किसके लिए? कांग्रेस के लिए समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से एक भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति की स्थापना की गई थी। जो एक कैंपेन चला था पूरे इंडिया में, कैंपेन चलाने के लिए था ये कैंपेन चला के, अभियान चला करके कांग्रेस के पक्ष में समर्थन हासिल करती, अलग अलग मंचों पर, और लंदन में भी इसके प्रतिनिधि जाने वाले थे। ठीक है, किसके नेतृत्व में? ठीक है, मिस्टर डिग्बी। किसके नेतृत्व में? मिस्टर डिग्बी के नेतृत्व में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति की स्थापना की गई थी, वर्किंग कमेटी की स्थापना की गई थी। ये आज भी वर्किंग कमेटी है। अब कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है वही सभी निर्णय करती है, आपको पता होना चाहिए। जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो वर्किंग कमेटी होती है वही सारे निर्णय करती है। तो इसमें पहली बार 1889 में पहली बार वर्किंग कमेटी की स्थापना की जाएगी। पहली बार वर्किंग कमेटी की स्थापना की जाएगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हर एक निर्णय लेने के लिए बार बार सम्मेलन बुलाना मुश्किल है, क्योंकि उस सम्मेलन में हजारों हजार लोग भाग लेते हैं। तो बार बार, और सारे देश से भाग लेते हैं, तो हर तुरंत कोई एक्शन लेना है, तुरंत कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए अधिवेशन बुलाई नहीं जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कोई चर्चा है, जैसे कई बार आप देखेंगे कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। जैसे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव लाना था, तो नागपुर में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और बाद में चल के फिर अधिवेशन हुआ। सितंबर में जो है विशेष अधिवेशन हुआ, और बाद में दिसंबर में जो नॉर्मल अधिवेशन होता है वो हुआ ही। ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन में जो है प्रस्ताव लाया गया असहयोग आंदोलन का। तो इस तरह से विशेष अधिवेशन होता था। लेकिन आम दिनों का निर्णय लेने के लिए, आम दिनचर्या का कोई नियम बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित कोई नियम बनाने के लिए, इसके लिए बार बार अधिवेशन बुलाना कहीं से उचित बात नहीं थी। हुआ क्या कि कुछ लोगों का एक ग्रुप रहेगा जो सारे डिसीजन मेकर रहेंगे, और वही डिसीजन लेंगे आम सहमति से, बहुमत के आधार पे एक आम सहमति से निर्णय होगी और वही चीज़ लागू की जाएगी। तो वर्किंग कमेटी आज भी है, वही वर्किंग कमेटी सारे डिसीजन लेती है। तो पहली बार वर्किंग कमेटी की स्थापना कब की गई? 1889 में। किसके? डिग्बी के नेतृत्व में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है वो है 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग was the leader who was not present in the founding session of Indian National Congress? कितनी बार चर्चा हो गई है, इसके आंसर तो आपको पता हो गए होंगे। अब निम्नलिखित में से वह कौन सा नेता था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहाँ थे उस वक्त 1885 में? इस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। यह व्यक्ति इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन में बिजी था 1885 में कलकत्ता में। तो यह व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भाग नहीं लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखे जरा सा। 21 नंबर प्रश्न है, Which of the following was never associated with the Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहा? फिरोज शाह मेहता नहीं, फिरोज शाह मेहता तो बाद में चल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे। हकीम अजमल खां ये भी बाद में अध्यक्षता करेंगे चित्तरंजन दास की अनुपस्थिति में। खान अब्दुल गफ्फार खां ये तो कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहे हैं, जो जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है और पश्चिमोत्तर प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। सर सैयद अहमद खां, यदि आपने ध्यान दिया होगा जब हम सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे थे उस वक्त ही मैंने बताया था कि सर सैयद अहमद खां बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर के इन्होंने कांग्रेस के विरोध करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था। ये जीवन पर्यंत कांग्रेस की स्थापना के बाद मरने वक्त तक ये कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस को एक हिंदुवादी पार्टी साबित करने का प्रयास करते रहे। तो ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खां हमारा आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया है, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है इन्होंने, और
पहला व्यक्ति है जिन्होंने 1857 के ऊपर एक पुस्तक भी लिखा है भारतीय भाषा में। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खां कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 22 नंबर, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए जी, सरोजनी नायडू भारतीय, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी हुआ है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है। स्टेटमेंट 1 पे गौर फरमा लेते हैं हम लोग। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष तो नहीं कहेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कह सकते हैं हम लोग। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला, इनको कब बनाया गया था सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कहां पे, कानपुर अधिवेशन में 1925 के इनको क्या बनाया गया था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ही, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो आंसर क्या होगा हमारा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो केवल 2 होगा। बी नंबर हमारा सही है, केवल 2 हमारा स्टेटमेंट सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनाई गई थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज नेवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। लाला लाजपत राय रहे हैं, तो ये अध्यक्ष नहीं रहा, उसको खोजना है। रहे हैं ये, एनी बेसेंट रही, अभी बात हुई है, मोतीलाल नेहरू भी रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और हालांकि ये हर जब भी ये इनको मौका मिला, ये कांग्रेस के सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं। जब वो जेल में थे तब उस वक्त नहीं दे रहे थे। बाल गंगाधर तिलक का अंतिम जो अधिवेशन था वो था अमृतसर के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था 1919 में, और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी अगस्त महीने में। तो 1919 इनका अंतिम अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया, लेकिन ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो लाल बाल पाल में से जो है बाल जो है वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। चलिए ऑप्शन है, एओ ह्यूम, ये कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। एनी बेसेंट 1917 में होंगी। जॉर्ज यूल या अल्फ्रेड वेब। जॉर्ज यूल जो है प्रथम व्यक्ति हैं, जो प्रथम यूरोपियन हैं जिनको पहली बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति या प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कह लीजिए, जॉर्ज यूल। उसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन है, अल्फ्रेड वेब जो है उनको बनाया जाता है बाद में चल के। उसके बाद विलियम वेडरबर्न भी बनते हैं, जो एओ ह्यूम के जीवनीकार भी हैं, बायोग्राफर भी हैं, बायोग्राफी भी लिखते हैं विलियम वेडरबर्न। तो यहाँ पे क्या हो गया, जॉर्ज यूल हो गया। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सत्र कहाँ पे हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सत्र कलकत्ता में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो कहाँ पे है आंसर, दादा भाई नौरोजी, गणेश अगरकर, सुरेंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी सी है आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी हमारे दूसरे सत्र के अध्यक्ष रहे। चलिए कुछ प्रमुख सत्र याद रखने हैं। जैसे प्रश्न पूछ दे कि किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वशासन की मांग की गई थी। स्वशासन की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में की गई थी। और ये पूछ दे तो क्या हो जाएगा, बनारस अधिवेशन में सबसे पहले, बनारस अधिवेशन 1905 में सबसे पहले स्वशासन की मांग की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसी तरह से पूछ दे कि भाई स्वराज की सबसे पहले मांग कब की गई थी, तो स्वराज्य की मांग कब की गई थी,
तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में मांग की गई थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में मांग की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो कुछ कुछ ऐसे हम एक काम करेंगे ना, अधिवेशन से संबंधित सारा प्रश्न जो है एक सिलसिलेवार हम लोग देखते चले जाएंगे। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो बहुत सारे अधिवेशन नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ प्रमुख अधिवेशन को दिमाग में रखना है, उसके अध्यक्ष दिमाग में रखने हैं, और उस अधिवेशन में क्या कार्य हुए हैं, कौन कौन सी नीतियों को अपनाया गया है, उन सबको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर के बाद 26 नंबर की बारी है। 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? पहला है बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन फेमस है, किसके अभी बात हुई है? बनारस अधिवेशन 1905 फेमस है स्वशासन के डिमांड के लिए, और यहीं पर सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। हालांकि स्वदेशी आंदोलन पहले ही जो है शुरू हो चुका है अक्टूबर में ही, लेकिन दिसंबर में स्वदेशी आंदोलन को लेकर के विभिन्न प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिसमें यह भी प्रस्ताव है कि बंगाल से बाहर भी इस आंदोलन को चलाने की बात की जाएगी। स्वशासन, इसमें किसकी बात की जाएगी? स्वराज की बात की जाएगी। इसमें सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? स्वराज की बात की जाएगी। और यहीं पर जो है जो उदारवादी और जो उग्रवादी दल है कांग्रेस के, उनके बीच मनमुटाव काफी बढ़ जाएगा, और सूरत अधिवेशन 1917 में कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी, और कांग्रेस दो धड़े में बढ़ जाएगा। क्योंकि उदारवादियों का प्रभाव ज्यादा है तो उग्रवादियों को वो अलग थलग कर देंगे। उग्रवादी नेता जिसमें खासतौर पे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बनर्जी उदारवादियों में थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, इसके अतिरिक्त अजीत सिंह, इसके अतिरिक्त अरविंदो घोष जिन्होंने निष्क्रिय सिद्धांत, पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया, तो ये लोग जो हैं अलग थलग पड़ जाएंगे कांग्रेस में, इनको अलग थलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी सूरत अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में वापस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उदारवादी उग्रवादी अलग अलग हो जाएंगे। जब 1916 में वापस से कांग्रेस में मिलन हो जाएगी उदारवादी और उग्रवादियों का मिलन हो जाएगा। वापस से उग्रवादी और उदारवादी एक साथ आ जाएंगे, और यही अधिवेशन है जिसमें कहेंगे बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखे जरा सा कि क्या प्रश्न बोलता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, वेयर डिड द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए, क्योंकि 27वां अधिवेशन जो है वो 1912 में होता है, और 1912 में ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? बांकीपुर में। कहाँ पे अधिवेशन होता है? बांकीपुर में। और इसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? आर.एन. मधोलकर है, मधोलकर साहब हैं इसके अध्यक्ष। और इसमें जो स्वागतकारिणी सभा के जो सदस्य हैं, स्वागतकारिणी जो वेलकम कमेटी है, स्वागतकारिणी सभा के जो सदस्य हैं, वहाँ पे बिहार के नेता हैं मजहरुल हक, वो साहब जो हैं वहाँ के स्वागतकारिणी सभा के अध्यक्ष हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बिहार में यह जो है अधिवेशन हुआ था। तो 27वां अधिवेशन, उसके बाद जो है 1922 में अधिवेशन होगा एक बिहार में, वो गया में अधिवेशन होगा। इसके अध्यक्ष जो है चितरंजन दास हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? चितरंजन दास हैं। और यही 1922 में जो है कांग्रेस में फिर से एक बार फूट पड़ जाएगी और एक स्वराज्य पार्टी के गठन की जो है फाउंडेशन बढ़ेगी। इसी अधिवेशन में चितरंजन दास अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे चेंजर्स और नॉन चेंजर्स के बीच में मनमुटाव खड़ा हो जाएगा। वो हम देखेंगे चितरंजन दास। और इस यहाँ के स्वागतकारिणी सभा के जो सदस्य हैं, स्वागतकारिणी सभा का जो वेलकम कमेटी है, उसके सदस्य अध्यक्ष जो हैं
वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर एक और होता है बिहार में 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। कौन सा? रामगढ़ अधिवेशन। तो इस प्रकार से हमने 3 अधिवेशन बिहार का देखना है। एक गया, तो यहाँ पे दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर एग्जैक्ट है, हालांकि बांकीपुर पटना में ही पड़ता है, तो बांकीपुर पटना, तो बांकीपुर एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए बांकीपुर हम जाएंगे, बांकीपुर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न कहता है, in which of the following session of the Indian National Congress for the first time elected a women president? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो 1917 का वो अधिवेशन था। कौन सा? 1917 का अधिवेशन था, और वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता सेशन 1917। 1917 में किसको चुना गया था? एनी बेसेंट को, जो एक बहुत आई तो थी आयरलैंड से, लेकिन बाद में चल के भारतीय बन गई और भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर के बहुत अग्रसर थी। इन्होंने इंडियन होम रूल मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट चलाया? इंडियन होम रूल मूवमेंट चलाया। ठीक है, इंडियन होम रूल मूवमेंट, जो खुद आयरलैंड के मूवमेंट से प्रभावित था। इंडियन होम रूल मूवमेंट इन्होंने जम के चलाई, और ये स्वशासन के डिमांड को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इन्होंने जो है एक तरह से कहिए तो भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ा रोल रहा है एनी बेसेंट का। ठीक है ना, तो हम देखेंगे एनी बेसेंट को, हम देखेंगे आगे अगले फेज में जब आएंगे, तो अगला फेज जो है जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तब मिलेगा। होम रूल मूवमेंट का टॉपिक ही हम पूरा देखेंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां। तो अभी अभी बात हुई है, 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? गया में हुआ है। गया कहाँ? बिहार में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वेलकम कमेटी के सदस्य थे, स्वागतकारिणी समिति के सदस्य थे, वेलकम कमेटी के सदस्य रहे हैं 1922 में। ठीक है, चित्तरंजन दास जो है वो अध्यक्ष थे किस चीज के? 1922 के गया अधिवेशन के। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, और फिर अगला सेशन, ये पार्ट 1 था। अब इसके बाद से स्वतंत्रता संघर्ष की कई सारे सेशंस आएंगे, कई सारे लेक्चर सीरीज आएंगे, और उसमें हम हजारों प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर वाज इट थॉट और प्लान बाय देम? किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजना बनाया गया था? यह एक आलोचना था कांग्रेस का कि कांग्रेस कोई लोगों का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस कोई आम जन के लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है, उनके द्वारा प्रेरित संगठन नहीं है, ये बस कुछ सेक्शन है, एडुकेटेड क्लास है, उन्होंने मिलकर इसको बनाया है, डिजाइन किया है। ये किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। अच्छा, ये चारों ही जो है कांग्रेस के को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि लाला लाजपत राय बाद में चल के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग भी लेंगे और अध्यक्ष भी बनेंगे। तो ये व्यक्ति कौन है? कौन व्यक्ति है? लॉर्ड कह रहे हैं लाला लाजपत राय जो है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, और ना ही उनके द्वारा सोचा गया था, और ना ही उनके द्वारा योजना बनाई गई थी। लॉर्ड डफरिन ने इसका आलोचना करते हुए कहा कि ये भारतीय जनता का सबसे माइनॉरिटी ग्रुप है, उसको प्रतिनिधित्व करती है, और सर सैयद अहमद खां हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं कांग्रेस को मरता हुआ देखना चाहता हूं, इसको दफन करना चाहता हूं। तो एक तरह से चारों ही जो है कांग्रेस के प्रति कटु एक आलोचक के तौर पे दिखते हैं। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर करना मत भूलिए। आप लोग बहुत कंजूस है यार, आप लोग ज़रा सा कीजिए, है ना। ये कोई इसमें आपका कोई मॉनेटरी वैल्यू लगता नहीं है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि मंगनी के चंदन रगड़ रघुनंदन, तो उसका लोग वैल्यू नहीं करता है ना। अरे चलो ना, जहाँ पे पैसा लगता है वहाँ उसका खूब वैल्यू है। आपके लिए रिवीजन क्लास लेके आया जा रहा है, तो आपके लिए सबसे सुविधाजनक है ना कि आपको कहीं बिना पेमेंट किए हुए, बिना कहीं पैसा दिए हुए आपको फ्री का क्लास मिल रहा है। हेलो सर, ऐसे ऐसे तो कितनी सारी क्लासेज है, क्वालिटी वो नहीं है जो हमारी क्लासेस की है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जम के लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए,
ठीक है, इसी के साथ लेता हूँ आज के लिए विदा, मिलता हूँ अगले क्लास में। आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो आप तब तक अपने लेक्चर को एंजॉय कीजिए। क्लास, ओके, थैंक यू सो मच।